जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल द इंजीनियर्स वीपी पर। एसएससी जेईई नॉन टेक पीवाई की सीरीज में इस वीडियो में कराया जाएगा 5 जून 2024 सिविल इंजीनियरिंग में आए हुए क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो था वो कुछ कारणवश थोड़ा कम बना, क्योंकि 21 क्वेश्चन ही उसमें सॉल्व किया गया था। तो आप लोग धैर्य के साथ वीडियो को देखिए। जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग एकदम इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन पीवाई की हैं और एक्सप्लेनेशन आपको सॉलिड मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है जो 22 से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस वीडियो में। ऑलरेडी इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग यूट्यूब पर विजिट करके देख सकते हैं और पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। गैस अणुओं के बीच आकर्षण कम होने का कौन सा लाभ है आपको बताना है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन गैसेस। ये है गैसों को छोटे सिलेंडरों में संपीड़ित किया जा सकता है। कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर। या बी है आसानी से यह जलती है। या सी है एक स्थान से नहीं जाती हैं। या डी है आकार नहीं बदलती हैं। तो आपको बताना है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है जो गैसों के बीच कम होता है, इनके कारण जो है इनका लाभ तो ये होता है कि गैसों को छोटे सिलेंडरों में कंप्रेस्ड किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गैस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है। इसी कारण जो है गैस के अणु एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और उनके बीच जो खाली स्थान है, इम्पटी स्पेस जो है ये बहुत अधिक होता है। यही वजह है कि गैस के जो आप उच्च दाब पर यानी हाई प्रेशर पर आसानी से छोटे सिलेंडरों में कंप्रेस्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं, जैसे कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके सिलेंडर में भरा जाता है। यह ऑक्सीजन सिलेंडर जिसे कि अस्पतालों और उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर में दूसरा सबसे कम राज्य कौन सा है। एज पर सेंसस 2011 विच वाज द सेकेंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट स्टेट इन इंडिया। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर या त्रिपुरा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था वो है बिहार 61.8% के साथ। और दूसरा सबसे कम जो साक्षरता दर वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 65.4% है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य था वो है केरल 94% के साथ। शीर्ष जो सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार है 61.8% के साथ, और अरुणाचल प्रदेश है 65.4, और राजस्थान है थर्ड पर 66.1% के साथ। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के शिक्षक जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की है आपको बताना है। टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज कलकत्ता हु स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट। हेनरी कोलबर्ट, चार्ल्स विल्सन, या सी है डेविड हेयर, या डी है हेनरी विवियन डेरोजियो। तो जो हेनरी विवियन डेरोजियो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो हेनरी विवियन डेरोजियो 1809 से 1831 ईस्वी तक हिंदू कॉलेज कलकत्ता, अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हो गया है, में जो है अंग्रेजी साहित्य के शिक्षक थे। उन्होंने अपने छात्रों को तर्क, स्वतंत्र विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सुधार के लिए जो है प्रेरित किया है। उनके अनुयायियों को डेरोजियंस कहा जाता था। यह समूह जो है यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन ने जो है बंगाल के पुनर्जागरण की जो है नींव रखी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि बंगाल को जो रिनेसेंस है उसकी नींव रखी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति की जाने वाली संवैधानिक प्राधिकृत कौन है आपको बताना है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल
6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, या भारत के अटॉर्नी जनरल, या नियंत्रण और लेखा परीक्षक यानी कैग, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान जो है अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 भारत के महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की व्यवस्था करता है। यह जो है भारत सरकार का प्रधान विधि अधिकारी होता है। इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति होने के लिए जो है व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो है पात्र होनी चाहिए। महाधिवक्ता राष्ट्रपति के जो है इच्छानुसार पद पर बने रहती हैं, यानी उनकी कार्यविधि संविधान में सुनिश्चित नहीं है। इनका कार्यकाल जो है सरकार को इनका जो कार्य है सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता है। मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत, और नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक हैं कैग, ये आर्टिकल जो है 148 के अंतर्गत नियुक्ति होती है। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है NCGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। नेक्स्ट है बरौनी कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्र है, यहाँ आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द बरौनी कोल बेस्ड पावर प्लांट लोकेटेड। आपको बताना है गोवा में, बिहार में, मेघालय में, असम में। तो जो बरौनी कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है यह बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में होती है, आप लोग ध्यान रखना है। यह संयंत्र कोयले पर आधारित और बिहार राज्य की विद्युत आपूर्ति के लिए प्रमुख स्रोतों में से एक है। यहाँ से उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा बिहार के उत्तरी और मध्य भागों में आपूर्ति किया जाता है। बरौनी औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है क्योंकि बरौनी रिफाइनरी IOC के द्वारा संचालित किया जाता है। ध्यान रखना है कि बरौनी में रिफाइनरी भी स्थित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बिहार में अन्य जो प्रमुख बिजली संयंत्र हैं, काशीपुर जो ताप विद्युत स्टेशन है कटिहार में, और मुजफ्फरपुर ताप विद्युत स्टेशन कांती में। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में। यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी है। 2001 में एरिक ए कॉर्नेल के साथ किन दो वैज्ञानिकों ने बोस-आइंस्टीन संघनन जो कंडंसेशन के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, आपको बताना है। फर्स्ट है वोल्फगैंग कर्टले और कार्ल ई वाइमन ने, या सेकेंड है विलियम क्रूक्स और जेम्मा स्टीफंसन ने, या थर्ड है सेर्गेई विनोग्राडस्की और एरियल वार्सेल, या फोर है फ्रैंक विल्जेक और हेराल्ड यूरे ने। तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्फगैंग कर्टेले और कार्ल ई वाइन ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ष 2001 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। एरिक ए कॉर्नेल, कार्ल ई वाइमन और वोल्फगैंग कर्टेले को। इन्हें यह पुरस्कार जो है बोस-आइंस्टीन संघनन बोस-आइंस्टीन कंडंसेशन के क्षेत्र में प्रयोगात्मक कार्यों के लिए दिया गया। बोस-आइंस्टीन संघनन की भविष्यवाणी जो है सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 से 25 में की। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो अत्यंत निम्न तापमान शून्य के करीब पर प्राप्त होती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट सबसे पहले 1955 में कोलोराडो अमेरिका में कॉर्नेल और वीमैन ने बनाया था। भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस 1894 से 1974 तक निस्संख्यिकी प्रकार किया, जिसे बोसान शब्द दिया गया। वोल्फगैंग कर्टेले ने स्वतंत्र रूप से MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इसी विषय पर आगे शोध किया और BEC बोस-आइंस्टीन जो कंडंसेशन है को बड़े स्तर पर बनाने में जो है सफलता प्राप्त की।
भारत में ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO का संचालन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? आपको बताना है। सेबी के द्वारा, RBI के द्वारा, वित्त मंत्रालय या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा RBI के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है OMO का तात्पर्य है कि केंद्रीय बैंक RBI सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद बिक्री करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति यानी मनी जो है सप्लाई को नियंत्रण करना और अर्थव्यवस्था में तरलता यानी लिक्विडिटी बनाए रखना है। यदि अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तरलता होती है तो RBI प्रतिभूतियाँ बेचता है ताकि बंदी यानी नकदी बाहर निकल आए। यदि तरलता कमी हो तो RBI जो है प्रतिभूतियाँ खरीदता है ताकि अर्थव्यवस्था में नकदी डाली जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो होती है 1935 में, और जो मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है। RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। RBI का मुख्य कार्य है मौद्रिक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन करना। वर्तमान में 2025 में जो RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। OMO RBI की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरणों क्वांटिटी टूल्स में आता है। अन्य मात्रात्मक जो उपकरण हैं बैंक रेट, नगद आरक्षित अनुपात CRR, वैधानिक तरलता अनुपात SLR शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों से छोटे छोटे रंध्रों स्टोमेटा के माध्यम से जल की हानि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस थ्रू स्मॉल पोर स्टोमेटा इन लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, अंकुरण, जर्मिनेशन या श्वसन रिस्पायरेशन। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं जिनसे जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को जो है ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यह प्रक्रिया जो है पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पौधे के शरीर का तापमान जो है नियंत्रित रखती है। जड़ों से पानी खींचने में मदद करती है ट्रांसपिरेशन पूल, और जो खनिज लवणों और पोषक तत्वों को ऊपर की ओर परिवहन जो है आसानी करती है यानी आसान बनाती है। पौधों में जल हानि का लगभग 90% हिस्सा जो है ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही होता है। स्टोमेटा का खुलना बंद होना गार्ड सेल्स के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। ट्रांसपिरेशन जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मुख्य प्रकार पत्तियों के रंध्रों से होता है। जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है यह पत्तियों की क्यूटिकल परत से होता है। और लेटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है तने के लेटिकुल से होता है। जो फोटोसिंथेसिस है या प्रकाश संश्लेषण है यह पौधों सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसका जो समीकरण होता है 6CO2 + 6H2O जो होता है देता है इक्वल टू 6C6H12O6 ग्लूकोज और 6 अणु दे देता है ऑक्सीजन का। अंकुरण जर्मिनेशन जो है बीजों के पौधों में विकसित होने की प्रक्रिया है। और जो रिस्पायरेशन है पौधों व प्राणी ऑक्सीजन लेकर भोजन का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल के अनुसार बंधुत्व फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने से क्या सुनिश्चित होता है? अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल प्रोमोटिंग फ्रेटर्निटी इंश्योर व्हाट? आर्थिक अवसर, राष्ट्र की एकता और अखंडता, धर्म का प्रसार प्रचार या विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का उल्लेख किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बंधुत्व फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने से भारत के नागरिकों के बीच व्यक्ति को गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन सुनिश्चित होती है। इसका तात्पर्य है कि सभी नागरिकों में भाईचारा, सौहार्द और आपस में सम्मान बनाए रखने से राष्ट्र एकजुट और मजबूत होता रहे। यही कारण है कि प्रस्तावना केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर भी बल देता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है NA पखीवल्ला ने। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें जो है समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और
राष्ट्र की अखंडता, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को शब्द को जो है जोड़ा गया। केशवानंद जो भारतीय बनाम केरल राज्य था 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। धर्म का प्रचार प्रसार की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू प्रोपेगेट रिलीजन, यह जो है मौलिक अधिकार है। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट सिस्टम में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेटिव के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद में बहुमत होने पर पद छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। साथ ही कार्यपालिका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की स्वीकृति से लोकसभा को जो है भंग डिजॉल्व कर सकती है और नए चुनाव की सिफारिश कर सकती है। भारत, ब्रिटेन आदि देशों में यही प्रणाली लागू है। संसदीय जो शासन प्रणाली का पहला विकास जो हुआ है, यह ब्रिटेन में हुआ है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को जो है लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रपति भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, द्वैध कार्यपालिका, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री, और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का जो कार्यकाल संसद के विश्वास पर निर्भर करता है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम कितनी मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है? 1, 3, 4, 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 4। तो वक्फ अमेंडमेंट 2025 के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। यह संवैधानिक सुधार इस सुनिश्चित करता है कि मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व परिषद में बने रहे और वक्फ प्रबंधन के निर्माण से जुड़ी रहें। इस संशोधन से पहले स्थिति में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व अनिवार्य था, लेकिन अब इसमें सटीकता बढ़ाकर कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को स्पष्ट शर्त जोड़ दिया गया है। यह बदलाव महिलाओं को भागीदारी और वक्फ प्रबंधन में उनकी आवाज़ को मजबूत करना है। 1962 में रिलीज हुई फिल्म 20 साल बाद के जो है संगीत निर्देशक कौन हैं? आपको बताना है। हु वाज द म्यूजिकल डायरेक्टर ऑफ फिल्म 20 साल बाद जो 1962 में रिलीज हुई थी? श्याम मित्तल, बी बलसारा, हेमंत कुमार या बिमल राय? तो ऑप्शन नंबर जो सी है हेमंत कुमार राइट आंसर हो जाएगा। तो 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद एक रहस्य सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। इसके संगीत जो निर्देशक है, म्यूजिकल डायरेक्टर हैं हेमंत कुमार। इस फिल्म के जो गीत थे, कहीं दीप जले कहीं दिल लगा, लता मंगेशकर ने गाया है, और बेकरार करके हमें यूं ना जाए, ये हेमंत कुमार बेहद लोकप्रिय हुए थे। हेमंत कुमार न सिर्फ संगीतकार बल्कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का आयाम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? विचार है, अभिव्यक्ति, आस्था या अवसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर 4। अवसर जो है यह उल्लेखित नहीं है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना स्वतंत्रता यानी लिबर्टी के 5 आयाम जो है स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। विचार यानी थॉट, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, आस्था यानी बिलीफ, विश्वास यानी फेथ, और उपासना, ये पाँचों जो है उल्लेखित हैं। लेकिन जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, यह स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। यह तो समानता यानी इक्वलिटी के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रस्तावना में अवसर की समानता, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी कहा गया है। प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल भारतीय संविधान की जो है आत्मा यानी सोल मानी जाती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का भी कहते हैं। प्रस्तावना के मूल तत्व न्याय यानी जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। स्वतंत्रता है, लिबर्टी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है। समानता, इक्वलिटी है, अवसर और दर्जे की समानता। बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ऑप्शन इसका जो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी। कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का आयाम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो है अवसर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं
निम्नलिखित में से किसी उज़्बेकों के आक्रमण के कारण अपने पैतृक सिंहासन को छोड़ना पड़ा? आपको बताना है हुज एमंग द फॉलोइंग हैड टू लीव हिज सेंट्रल थ्रोन ड्यू टू उज़्बेक अटैक्स। दौलत खान लोदी को, बाबर को, शेर शाह सूरी या चंगेज खान को? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बाबर को छोड़ना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट हो जाएगा। बाबर 1483 से 1530 फरगना घाटी वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान है इसका शासक था। 1497 में उसने जो है समरकंद अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी पर जो है अधिकार कर लिया, लेकिन उज्बेकों शैबान खान के नेतृत्व के लगातार आक्रमणों के कारण उसने जो है अपना पैतृक राज्य फरगना और समरकंद जो है उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद बाबर ने काबुल में सत्ता स्थापित की और धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ा। अंततः 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था 1526 से 1530 ईस्वी तक। मुगल वंश पितृ पक्ष से तैमूर जो है यह तुर्क है और मातृ पक्ष से चंगेज खान मंगोल था। और प्रमुख जो ग्रंथ है बाबरनामा, यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। यह बाबर की आत्मकथा है। बाबर के बाद उसका पुत्र जो है हुमायूं गद्दी पर बैठा और बाबर का जो मकबरा है यह आगरा यूपी में स्थित है। नए न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 2 न्यायालय दंड और दीवानी स्थापित करने की शुरुआत आपको बताना है कि कब हुई थी। अंडर द न्यू जुडिशियल सिस्टम व्हेन वाज द बिगिनिंग ऑफ एस्टेब्लिशिंग 2 कोर्ट क्रिमिनल एंड सिविल इन ईच डिस्ट्रिक्ट? 1773 में, 1774, 1756 या 1772 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1772 में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल ने नई न्यायिक व्यवस्था जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 लागू की। इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक जिले में 2 न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट जो है दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट जो राज्य व दीवानी मामलों के लिए होगा, और फौजदारी अदालत सेकंड स्थापित किया जाएगा यानी क्रिमिनल कोर्ट, यह जो है अपराधों के मामले के लिए होगा। इन अदालतों का जो उद्देश्य है कंपनी प्रशासन के तहत कानून व्यवस्था व न्याय जो है स्थापित करना है। यह ब्रिटिश शासन में भारत के न्यायिक ढांचे का प्रारंभिक आधार बना। 1772 में वारेन हेस्टिंग की न्यायिक योजना जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 में आया। तो दीवानी मामलों की सुनवाई भारतीय पंडितों और मौलवियों की मदद से, आपराधिक मामलों की सुनवाई जो है काजियों और मौलवियों की मदद से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 ईस्वी में। इसी के तहत 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में कलकत्ता में। ब्रिटिश काल में न्यायिक सुधार क्रमिक रूप से 1770, 1780, 1787 और 1793 आदि योजनाएं से आगे बढ़ते रहे। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति उपाय सामान्यतः कुल मौद्रिक संसाधन एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज जनरली नो एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M1, M2, M3 या M4? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है M3। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने जो है मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई के लिए जो है 4 उपायों M1, M2, M3, M4 में जो है परिभाषित किया है। इनमें जो है M3 को सामान्यतः कुल मौद्रिक संसाधन एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज कहा जाता है। इसमें जो है इसे जो है M3 को ब्रॉड मनी भी कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तरल यानी लिक्विड और अर्ध तरल नियर मनी दोनों प्रकार की मुद्राएं शामिल हैं। M1 को जो है नारो मनी, यह जो है करेंसी विथ पब्लिक जनता के पास जो नकदी है, और डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक है। जो M2 है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट है, और जो M3 है यही से जो है ब्रॉड मनी कहते हैं। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंकर फिक्स्ड रिकरिंग डिपॉजिट, यह जो है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहलाता है। जो M4 है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशन सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 M3। ध्यान रखना है आप लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत जो है आरक्षण का प्रावधान है आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इज प्रोवाइड इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज? 25%, 30%, 33% या 40%? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 33%। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 वोमेन्स रिजर्वेशन बिल के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है महिलाओं के लिए जो है 33% यानी 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षित सीटों में भी लागू होगा। यह कानून संविधान जो है 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में पारित हुआ, लेकिन यह प्रावधान तभी लागू होगा जब जनगणना और परिसीमन डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है यह पूरी होगी। जो पहला बार प्रयास महिलाओं के आरक्षण का विचार 1996 में संसद में लाया गया था, लेकिन कई वर्षों तक पास नहीं हो सका। 2023 में पारित संसद के विशेष सत्र सितंबर 2023 में इसे ऐतिहासिक रूप से पारित किया गया। लोकसभा और विधानसभाओं में पहली बार जो है महिलाओं के लिए सीटों का संवैधानिक आरक्षण सुनिश्चित किया गया। पंचायती राज संस्थाओं में जो है पहले से ही 33% आरक्षण है। 33वां और 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ था 1992 में, कई राज्यों में इसे जो है 50% तक कर दिया गया है। सितंबर 2023 में KCC घर घर अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? इन सितंबर 2023 विच मिनिस्ट्री लॉन्च द KCC घर घर अभियान? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या 4 है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो KCC घर घर अभियान किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान सितंबर 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया। इस जो अभियान है इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में हर किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड KCC पहुंचाना और उन्हें सहूलियत पूर्वक जो है कर्ज उपलब्ध कराना। इससे किसानों को सस्ता क्रेडिट, बीज, उर्वरक और कृषि संबंधी जो निवेश में मदद मिलेगी। अभियान विशेष रूप से स्मार्ट और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से घर घर जाकर किसानों को लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC जो योजना है 1998 में आरंभ की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? तो किसानों को सस्ता और आसान तथा समय पर क्रेडिट प्रदान करना। लाभार्थी छोटे सीमांत किसान, किसान समूह, सहकारी समितियां हैं। बैंकिंग सुधारों के साथ अब यह डिजिटल KCC और मोबाइल ऐप आधारित निगरानी के माध्यम से बेहतर लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एनीमिया यानी खून की कमी का सबसे सामान्य पोषण संबंधी कारण है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट कॉजेज ऑफ एनीमिया? मैग्नीशियम की कमी यानी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण, आयरन यानी लौह की कमी, कैल्शियम की कमी या सेलेनियम की कमी के कारण? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। आयरन यानी लौह की कमी, आयरन डिफिशियंसी के कारण एनीमिया होता है। तो एनीमिया वह स्थिति है जिसमें रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सबसे आम पोषण जो संबंधी कारण है न्यूट्रिएंशन जो कॉजेज है वह लौह यानी आयरन की कमी है इसके कारण। तो लौह शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यदि यह कमी होती है तो लाल रक्त कोशिकाएं RBC जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती हैं। अन्य कारण जो है विटामिन B12 की कमी है, फोलेट की कमी है, थैलेसीमिया की कमी है और हीमोग्लोबिनिया की कमी है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया IDA विश्व में सबसे आम पोषण संबंधी एनीमिया है यानी बीमारी है, आप लोग समझ सकते हैं। लक्षण इसका क्या है? तो थकान आना, चक्कर, पीलापन, सांस लेने में कठिनाई। भारत में महिलाएं, बच्चों और गर्भवती महिलाएं अत्यधिक इससे प्रभावित होती हैं। इसके कारण प्रतिकार क्या होते हैं? तो आयरन युक्त आहार, पालक, हरी सब्जियां, अनाज, मूंगफली और मांस। आयरन सप्लीमेंट, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट ये जो है गर्भवती महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में
किसी चयनित अनुच्छेद से फॉर्मेटिंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इन ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव फॉर्मेटिंग फ्रॉम ए सिलेक्टेड पैराग्राफ? क्लियर फॉर्मेटिंग, डिलीट पैराग्राफ, फॉर्मेट प्रिंटर या रिमूव पैराग्राफ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, क्लियर फॉर्मेट। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग जो है किसी चयनित पाठ्य अनुच्छेद यानी पैराग्राफ से संबंधित फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किया जाता है। इसमें शामिल है फॉन्ट स्टाइल और साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रंग और हाईलाइट, पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग। इनसे पाठ मूल यानी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में लौटाता है। डिलीट जो पैराग्राफ है यह जो है पैराग्राफ को पूरी तरह हटाता है और फॉर्मेटिंग यह नहीं है। फॉर्मेट जो पेंटर है यह एक फॉर्मेटिंग में कॉपी करके दूसरे पाठ पर लागू करता है। रिमूव पैराग्राफ आमतौर पर ऐसा कोई वर्ड विकल्प नहीं है, ध्यान रखना है आप लोगों को। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर है, गूगल डॉक्स आदि है। वायरस की एक विशेषता यह है कि वे तब तक जीवन में कोई संकेत नहीं दिखाते हैं जब तक कि वे किसी जीव में प्रवेश कर उसकी कोशिका का उपयोग करके गुणन शुरू न कर दें। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है वे खुद को निर्जीव रूप में छिपाते हैं, या सेकेंड है उनमें कोशिका झिल्ली और अन्य कोशिकांग की कमी होती है, या थर्ड है उनमें DNA नहीं होता है, या फोर है वे केवल होस्ट शरीर की आवश्यकता रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि उनमें जो है कोशिका झिल्ली और अन्य कोशिकांगों की कमी होती है। दे लैक सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो वायरस एक सजीव और निर्जीव सीमांत इकाई है। इसका जीवन जो है स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता है क्योंकि इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका जो झिल्ली है यह नहीं होती है। इसमें जो है कोशिकांग यानी ऑर्गेनेली नहीं होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि। अतः वायरस अपने DNA या RNA का उपयोग करके होस्ट कोशिका की मशीनरी के बिना प्रजनन नहीं कर सकते हैं। जब तक वे होस्ट में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक कोई जीवन संकेत, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाते हैं। वायरस की जो संरचना है देख लेते हैं। तो सिंपल संरचना है प्रोटीन कोट, कैप्सिड प्लस DNA या RNA जेनेटिक मटेरियल। कोशिका झिल्ली या सजीव जो अंग है ये नहीं होते हैं। जीवन चक्र होस्ट में सबसे पहले प्रवेश करते हैं, जीन के प्रतिकृति निर्माण, नए वायरस का निर्माण और होस्ट कोशिका से निकलना है। वायरस जो रोगजनक भी होते हैं। जो वायरस है क्या है, इनसे रोग फैलता है, जैसे कि HIV हुआ, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस B, कोरोना आदि। ये सभी के सभी जो है वायरस जनित रोग हैं। नेक्स्ट है 2025 में आयोजित पहले खो-खो विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? इन विच इंडियन सिटी वाज द फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप 2025 ऑर्गेनाइज्ड? मुंबई, नई दिल्ली, पटना या चेन्नई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली। नई दिल्ली ने जो है भारत का पहला जो खो-खो विश्व कप हुआ था ये आयोजित हुआ। तो भारत ने जो है 2025 में पहला खो-खो विश्व कप का आयोजन किया। इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया। इस टूर्नामेंट का जो उद्देश्य है खो-खो खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाना है और खेल प्रतिभागों को मंच देना। खो-खो भारतीय पारंपरिक खेल, 2 टीमों के बीच खेला जाता है। खेल का उद्देश्य एक टीम के खिलाड़ी चेजर बनकर विरोधी टीम के खिलाड़ियों को टैग यानी छूना है। खेल का प्रारूप टीमों में 12 खिलाड़ी। गेम की जो अवधि होती है 9 मिनट की, 2 हाफ होते हैं। राष्ट्रीय महत्व, तो भारतीय खेलों में खो-खो को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिला और इसे खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह खेल अब कई एशियाई देशों में भी लोकप्रिय हो रहा है। जब आप सिरका यानी एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाते हैं तो कौन सी रासायनिक जो प्रक्रिया है यह होती है? व्हेन विनेगर, एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट आर मिक्स्ड, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स? ऑक्सीडेशन, अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन या दहन, कंबस्टन?
कंबुसेशन। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है न्यूट्रलाइजेशन, यह राइट हो जाएगा। तो जब आप सिरका CH3COOH और बेकिंग सोडा NaHCO3 को मिलाते हैं तो यह अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया देते हैं, जिसका रासायनिक समीकरण है CH3COOH प्लस NaHCO3 जो देता है CH3COON प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप सोडियम एसीटेट CH3COONA CH3COON H2O यानी पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है बनती है। यह एक अम्ल क्षार न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर नमक और पानी बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अम्ल प्लस क्षार नमक प्लस पानी देते हैं और साथ में गैस यदि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो तो उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए HCl प्लस NaOH NaCl हो जाएगा प्लस H2O, CH3COOH प्लस NaHCO3 तो देगा CH3COONA प्लस H2O और CO2, क्योंकि इसमें जो है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रतिक्रिया में बबल्स और झाग बनते हैं। प्रयोग जो है विज्ञान परियोजनाओं वोल्केनो मॉडल, बेकिंग और कुकिंग में उपयोग किया जाता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया? NaCl, H2O, NH3 या CO2? तो राइट आंसर हो जाएगा NH3। ऑप्शन नंबर जो 3 है राइट हो जाएगा। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन तत्व होते हैं। इसका जो फार्मूला होता है NH3। यह का नाइट्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जो है अमोनिया का निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखना है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया एक गैसीय पदार्थ है, तेज गंध वाला, हल्का और पानी में अच्छी तरह घुलनशील भी होता है। इनका जो उपयोग है अमोनिया का उर्वरक यानी फर्टिलाइजर जैसे यूरिया में, घरेलू क्लीनिंग उत्पाद में, रासायनिक उद्योग में मध्यस्थ है और मॉलिक्यूलर जो वजन है इसका 70 ग्राम प्रति मोल है। रासायनिक प्रकृति है क्षारीय यानी बेसिक, पानी में घुलने पर NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन बनाते हैं। प्राकृतिक स्रोत पादप अवशिष्ट, पशु अवशिष्ट, जीवाणु का अपघटन। औद्योगिक उत्पादन हाइबर प्रोसेस से नाइट्रोजन प्लस 3H2O जब आप लोग इसे रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया का 2 अणु मिलेगा। उच्च तापमान पर और दबाव में इसमें जो है Fe कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि अमोनिया का जो निर्माण है हाइबर प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। उच्च ताप और दबाव में इसमें जो कैटलिस्ट यानी जो कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है वह है फेरस का। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान तापमान में अधिक बदलाव न होने और मध्यम तापमान का कारण क्या है? आपको बताना है। व्हाट इज द रीजन ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर एंड लेस वेरिएशन ड्यूरिंग विंटर इन द इंडियन पेनिनसुलर रीजन? समुद्र का संतुलनकारी प्रभाव, घनी जनसंख्या का प्रभाव, या भारी मानसून का प्रभाव, या पठारों का प्रभाव? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का संतुलनकारी प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र पेनिनसुलर जो इंडिया है यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। कौन कौन से? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन से। समुद्र का प्रभाव मैरीटाइम इन्फ्लुएंस तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है। गर्मियों में समुद्र का तापमान कम बढ़ने देता है। सर्दियों में समुद्र का तापमान जो है अचानक गिरने नहीं देता है, इसलिए सर्दियों में अत्यधिक ठंडी नहीं होती है और तापमान में बदलाव कम होता है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक शुष्क ठंड या गर्मी अपेक्षाकृत कम रहती है, जबकि उत्तरी भारत प्लेन्स में तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। मैरीटाइम क्लाइमेट समुद्री जलवायु तापमान का मध्यम रूप और कम चरम। महाद्वीपीय जो जलवायु है कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट है तापमान में अधिक उतार चढ़ाव होता है, जबकि जो भारतीय जो प्रायद्वीप क्षेत्र है थोड़ा समुद्री प्रभाव प्लस पठारी भूभाग और इसमें जो होता है समशीतोष्ण और स्थिर तापमान रहता है। उदाहरण के लिए चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। सर्दियों में तापमान में बड़ी गिरावट नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? आपको बताना है कि हाथी, जायंट पांडा, कुत्ता, डॉग यानी कंगारू।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही कंगारू। जो कंगारू है यह केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। कंगारू एक जो है मैरीपियल स्तनधारी है। यह ऑस्ट्रेलिया का एंडेमिक प्राणी है, केवल जो है वहीं पाया जाता है। कंगारू अपने जोरदार पीछे के पैर और लंबी पूंछ के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग वह कूदने और संतुलन बनाने में करता है। हाथी जो है अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। जायंट पांडा केवल चीन में पाए जाते हैं। कुत्ता जो है यह विश्व भर में पालतू और जंगली रूप में पाया जाता है। कंगारू की प्रजातियां रेड कंगारू, ग्रे कंगारू और वालाबी आदि हैं। भोजन मुख्य रूप से इनका जो है घास और पत्तियां हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जो है कंगारू और ईमू है। विशेषता क्या है बच्चों में कि बच्चों को जो है मैरीपस है इसमें ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट 2025। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। आपको बताना है इन विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज द एग्जीक्यूटिव हैव द पावर टू डिजॉल्व टू लेजिस्लेचर। आपको बताना है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट सिस्टम में, निरंकुश सरकार में, संसदीय शासन प्रणाली में या कुली तंत्र में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है राइट हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली में। तो संसदीय शासन जो प्रणाली है इसी के तहत जो है कार्यपालिका को, जिसमें एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधायिका पार्लियामेंट जो है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाह देकर लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में यही प्रणाली लागू है। राष्ट्रपति प्रणाली प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है यह कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति और विधायिका लेजिस्लेचर दोनों स्वतंत्र होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद विधानमंडल को भंग करने का अधिकार नहीं होता है, जैसे कि अमेरिका में। निरंकुश जो सरकार है अब्सोल्यूट गवर्नमेंट, इसमें जो है सत्ता एक ही व्यक्ति के या समूह के हाथ में होती है। विधायिका अक्सर नाम मात्र की होती है। और जो कुलीन तत्व यानी ओलिगैरेची है, इसमें शासन कुछ गिने चुने व्यक्तियों या विशेष वर्ग के हाथों में होता है, न कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स शब्द का तात्पर्य क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ई कॉमर्स। वस्तुओं का व्यापार, इंटरनेट पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद व बिक्री है, या सेवाओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान है, या सरकार की विनियमित वाणिज्य है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है राइट हो जाएगा। इंटरनेट पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद एवं बिक्री है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट। ऑप्शन नंबर जो 2 है राइट हो जाएगा। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स का अर्थ वस्तु और सेवाओं की ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर आधारित खरीद और बिक्री है। इसमें जो है ग्राहक किसी वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वस्तुएं एवं सेवाओं खरीद सकता है और उन्हें बेच सकता है। उदाहरण के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, पेटीएम मॉल आदि हैं। B2C क्या है, यह बिजनेस टू कस्टमर है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन। यह जो है कंपनी जो है सीधे ग्राहक तक होती है, यानी कंपनी से सीधे ग्राहक तक। और जो B2B है यह बिजनेस टू बिजनेस है, जैसे कि इंडिया मार्ट, अलीबाबा। यह कंपनी से कंपनी तक होता है। C2C कस्टमर टू कंज्यूमर, जैसे कि ओलक्स, क्विकर, ग्राहक से ग्राहक। भारत में ई कॉमर्स का नियम जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जो है किया जाता है। हाल ही के वर्षों में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और डिजिटल इंडिया पहल ने ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन आपको बताना है कि सही है। ईमो के व्यापक मुद्रा है यानी ब्रॉड मनी कहा जाता है, तो नहीं। M3 को कहा जाता है। ईमोन को संकुचित मुद्रा नैरो मनी कहा जाता है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। M0 जो है चलन मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकों की जमा राशि प्लस RBI के पास अन्य जमा है, तो बिल्कुल जो M0 है यह चलन में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकों की राशि जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट हो जाएगा इसका। तो M0 जो है इसे जो है रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इसमें जो शामिल होता है तो चलन में मुद्रा यानी करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकरों की जमा राशि RBI के पास, बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI, RBI के पास अन्य जमा, अदर डिपॉजिट विथ RBI शामिल होता है।
जो M1 है इसे नारो मनी कहते हैं। इसमें जो शामिल होता है चलन में मुद्रा यानी करेंसी विथ दी पब्लिक, मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स, अन्य निकासी योग्य जमा, अदर डिपॉजिट विथ RBI। नारो मनी को जो है M1 को कहते हैं, इसलिए कथन जो है 2A सही है। जो ब्रॉड मनी है M3, इसमें जो है M3 जो है M1 प्लस बैंकों के पास में जमा यानी टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स शामिल हुए, इसे जो है इससे ही जो है व्यापक मुद्रा यानी बॉर्ड मनी कहा जाता है कि न कि M0 को। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेकर आते हैं।